कल के लेक्चर में हम लोग शब्द के थ्री फोल्ड जो मीनिंग्स है, किसी टर्म के मीनिंग्स उसके थ्री फोल्ड, उसमें हम लोग लास्ट जो व्यंजना अर्थ है उसको हम लोग कंक्लूड किए थे। तीनों अभिधा लक्षणा व्यंजना, इसमें हम लोग व्यंजना के हम लोग कल कंक्लूड किए थे। अब आज हम लोग शक्ति ग्रहोपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। शक्ति ग्रहोपाय ये किसी शब्द के द्वारा जो संकेत किया जाता है, शक्ति ग्रह या शब्द ग्रह भी कह सकते हैं। शक्ति ग्रहोपाय उस उपाय या साधन से है जिससे शब्द ग्रह अर्थात शक्ति अविधा को ग्रहण किया जाए या जाना जाए, उसका अर्थ को जाना जाए। तो ये जो शक्ति ग्रहोपाय वर्ड का मीनिंग, कोई वर्ड उसके मीनिंग को जाना जाए, तो वो मीनिंग में क्या जानते हैं हम लोग, मीनिंग में हम लोग किस चीज़ को जानते हैं, मीनिंग का क्या अर्थ है। तो अब यहाँ उसका अर्थ के बारे में अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि शब्द की चार प्रवृत्तियाँ, उपाधि जिसको कहते हैं, उसे स्वीकार किया गया है। तो पतंजलि के अनुसार वो जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदृच्छावाचक, ये चार प्रवृत्तियाँ हैं। तो जातिवाचक का अर्थ हुआ कि गाय को गाय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें गोत्व नाम का एक जाति, उसका स्पेसी, वो यूनिवर्सल क्वालिटी, वो जनरल, उसका यूनिवर्सल एक स्पेसी उसमें विद्यमान है। इसी आधार पर उसे जाति, इसी कारण उसे गाय कह रहे हैं, गोत्व के कारण, वही जातिवाचक प्रवृत्ति है। गुणवाचक कि वह अनिवार्य गुण, यदि किसी पदार्थ को नीला कह रहे हैं तो वो गुणवाचक है कि वह गुण उसमें निहित है जिसके कारण उसे उस वर्ड का जो मीनिंग होगा वह उसका गुण हो जाएगा। फिर है क्रियावाचक, कोई क्रिया, किसी का कोई भी कार्य करने की क्रिया, पकाने, भोजन पकाने की क्रिया, तो उस क्रिया के बारे में जब भी बात करें तो उसे वहाँ हो जाएगा, उसका इंडिकेशन उसमें क्रिया को इंडिकेट कर रहा है। यदृच्छावाचक कि इसको कहते हैं कि जिसको जो जैसा मर्जी वैसा नाम रख दिया, किसी का जैसे बालक का नाम रख दिया जाता है, या किसी पशु का नाम, किसी भी पालतू पशु, किसी भी चीज़ का नाम, किसी किताब का नाम रख देना, तो नाम अपनी मर्जी से लोग रख देते हैं। या उसी चीज़ को द्रव्यवाचक भी कहा जाता है। दंडी ने द्रव्यवाचक प्रवृत्ति इसको कहा है। तो इसे यदृच्छावाचक या द्रव्यवाचक, इस प्रकार ये चार प्रवृत्ति। तो शब्द का ग्रह, शब्द का अर्थ को ग्रहण करना, तो जब हम शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं तो उसमें हम क्या ग्रहण करते हैं, तो इसमें तीन विचार है, और चौथा एक और है, एक चौथा है जो इन तीनों को समन्वय कर दिया जाता है। तो इन सिद्धांतों की हम लोग अभी विवेचना करेंगे। पहला है जातिवाद। तो जातिवाद का तात्पर्य हो गया यदि हम कोई भी टर्म कहते हैं, उस टर्म दैट डिनोट्स द क्लास, दैट डिनोट्स द स्पेसी, द जनरल स्पेसी, नॉट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को न कह के जनरल स्पेसी को उसमें कहा जा रहा है। तो जनरल स्पेसी का यहाँ तात्पर्य हो गया कि जैसे गौ कह रहे हैं, तो गौ का अर्थ हुआ कि एक गोत्व, जैसे पहले अभी कहे जातिवाचक में, इसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा की है, जातिवाचक। तो गाय का जो अनिवार्य गुण जिसके कारण हम इसे गाय कहते हैं वो सामान्य गुण होगा, जो कि हर गाय में कॉमन होगा। इंडिविजुअल भी प्रॉपर्टी होता है, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल जो लक्षण है वह इसमें जातिवाद को लेके चले, तो जातिवाद के अनुसार क्लास कंसेप्ट को माना गया है, इंडिविजुअल या पर्टिकुलर किसी पदार्थ को नहीं लेकर चला गया है। तो किसी इंडिविजुअल पदार्थ को यहाँ पर मीनिंग में नहीं आता है। यदि गाय शब्द कहते हैं तो कोई पर्टिकुलर गाय नहीं कहकर हम उस अनिवार्य प्रॉपर्टी को करें जो कि सभी गायों में विद्यमान है। सभी गाय, कोई भी
पदार्थ जिसमें वह प्रॉपर्टी अनिवार्य गुण विद्यमान होगा तो उसे गाय ही कहा जाएगा। गोत्व, काउनेस, काउ होने का जो लक्षण है, काउनेस, जो नेसेसरी पार्ट ऑफ इट्स कॉनोटेशन टू बी कॉल्ड अ काउ, गाय कहने के लिए जो इसका कॉनोटेशन, इसकी गुणवाचकता का जो अनिवार्य धर्म है, उसको उसी आधार पर या उसी गुण को हम ग्रहण करते हैं। कोई शब्द यदि कहते हैं तो, यदि कलम कहते हैं तो कलमनेस, पेननेस, जो कलम होने के लिए जो अनिवार्य इसका गुण है, जिसके कारण हम इसे कलम कह सकते हैं, वो अनिवार्य गुण ही इसमें ग्रहण होता है जातिवाद के अनुसार। एक क्लास का कंसेप्ट इसमें ग्रहण होता है। दूसरा है इसमें व्यक्तिवाद। जब कहते हैं कि नहीं, घड़ा को हटा दो यहाँ से, या टेबल को दूसरे जगह कर दे, ऐसा कहा गया, या यहाँ टेबल रखा, इस टेबल पर कुछ रखा हुआ है, तो टेबल या ये इस तरह का वाक्य कहने पे उस शब्द के द्वारा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही इंडिकेट किया जा रहा है, न कि उसके क्लास को। टेबल जब हम कह रहे हैं तो टेबलनेस नहीं हम जान रहे हैं, पेननेस नहीं जान रहे हैं। जब भी जान रहे तो कंक्रीट इंडिविजुअल पेन या कंक्रीट इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर पदार्थ को ही जान रहे हैं, उसी को नाम दिया जा रहा है। तो इसे कहते हैं ये व्यक्तिवाद, कि नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्ति को ही इसमें संबोधित किया जा रहा है। तो व्यक्तिवाद, जो जैसे नव्य न्यायिकों ने कहा कि शब्द की शक्ति व्यक्ति में निहित, तो व्यक्तिवाद। तो अब इसमें है कि नहीं, व्यक्ति निर्दिष्ट होने लगेगा तब क्या होगा, एक शब्द के अनंत अर्थ। तो अनंत अर्थ क्यों, अब जैसे अब एक घड़ा कहे तो एक घड़ा, अब ये उस वैसा ही कोई और भी घड़ा हो तो अब वो घड़ा, उसके लिए फिर अलग एक नाम देना होगा। तो ये इसकी संख्या अनगिनत है, तो इसमें फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसा ये आरोप है जातिवादियों का कि नहीं, जाति, इसमें जब भी अर्थ होता है तो जाति। तो लोक व्यवहार की दृष्टि से भी शब्द की शक्ति जो अर्थ है उसे शक्ति ग्रह, एक अर्थ है उसके अर्थ, शब्द की जो शक्ति है वो उसका अर्थ है, अर्थ को ही शक्ति कहा है। तो अर्थ व्यक्ति में निहित मानना स्वाभाविक है। जैसे गाय, घोड़ा शब्द का व्यक्ति विशेष, इसमें व्यक्ति विशेष में उसका अर्थ को मानना, तो व्यक्ति को ये इसमें देखें कि व्यक्तिवाद ये शब्द की शक्ति के द्वारा व्यक्ति की ही पहचान नहीं करता है, बल्कि संसार में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तुओं के भेद को भी उजागर कर रहा है। तो व्यक्तिवाद यही हुआ। तो न्याय वैश्य, अब इसमें है मीमांसा दर्शन जो कि जातिवाद को लेके चले, वैसे ही वेदांत दर्शन भी जातिवाद का ही समर्थक है। जातिवाद के आधार पर जो ऐसे शास्त्रीय ज्ञान की नित्यता भी सिद्ध की जा सकती है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में श्री शंकर ने यही किया कि जातिवाद के आधार पर उस जाति या स्पेशी को जब मान लिए, अब कोई किसी टेक्स्ट को, ये दोनों ही ऐसे दर्शन है जिसमें टेक्स्ट की नित्यता या उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को नित्य स्वीकार करने का परंपरा। तो जब नित्य है तो जाहिर है कि उसमें जो अर्थ होंगे वो नित्य उसे होने चाहिए, अर्थ के साथ कनेक्शन। अब यदि उसमें गाय शब्द का प्रयोग आया है तो गाय, इसका जो गोत्व है वो नित्य, वो यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल या उसका जो क्लास है, उस क्लास हमेशा उस नित्य, वो क्लास प्रॉपर्टी और क्लास कंसेप्ट वो तो नित्य है। तो इस तरह से उस टेक्स्ट की भी एटर्निटी सिद्ध की जा सकती है। वर्ड और उसके मीनिंग का जो कनेक्शन है, इसकी एटर्निटी को सिद्ध करने का प्रयत्न वहाँ किया गया है। दूसरी तरफ नव्य न्यायिकों ने ऐसा कहा कि नहीं, वो व्यक्तिवाद को स्वीकार कर लिए। अब व्यक्तिवाद में पर्टिकुलर को जब मान लिए तो इन लोगों के अनुसार कोई भी टेक्स्ट है तो वो ऑथर्ड ही है। जैसे वैदिक टेक्स्ट को भी वो लोग कहे कि वो ईश्वर की रचना है, तो रचना ही मान लिए है इन्होंने। तो यहाँ पर कंक्रीट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को ही डिनोटेटिव कैपेसिटी जो इसका है, द कैपेसिटी टू डिनोट, तो ये जो कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल पदार्थ के तक ही सीमित है, इंडिविजुअल या कंक्रीट पर्टिकुलर तक ही। और वो लोक व्यवहार में भी यही है कि कंक्रीट पर्टिकुलर जो है उसी को इंडिकेट करता है। ये व्यक्तिवाद के अनुसार कहा जा सकता है। तो व्यक्तिवाद शब्दार्थ को व्यक्ति में ही निहित मानता है, फिर भी वो जाति का निषेध नहीं कर पाता है। वस्तुतः किसी शब्द का अर्थ व्यक्ति का निर्देश करते हुए भी जाति को ही अभिव्यंजित करता है। तो व्यक्तिवाद शुद्ध रूप से व्यक्ति अर्थ को नहीं स्वीकार
कर पाता है। इसलिए नव्य न्यायिकों ने व्यक्तिवाद का अर्थ जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद या व्यक्ति विशिष्ट जातिवाद से ले लिया है। अब आते हैं आकृतिवाद। तो अब आकृतिवाद क्या है कि शब्द का अर्थ का तात्पर्य हुआ कि वक्ता के मन में निहित और शब्द के माध्यम से श्रोता के मन में संप्रेषित बोध, यह बोध आकृति रूप में होता है। शेप, फॉर्म, किसी भी ये टर्म का जो मीनिंग है वास्तव में वो उसका फॉर्म है, वह उसका फॉर्म, उसकी आकृति। यदि किसी टर्म को कोई वर्ड यदि बोलते हैं तो उस वर्ड का जो मीनिंग निकलता है उससे उसकी आकृति ही बनती है। गाय कहते हैं तो गाय का शेप, उसका जो फॉर्म है वही एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल, कि उसका फॉर्म दिमाग में आता है, न कि कोई कंक्रीट वास्तव में कहीं कोई गाय। वास्तविक उसके लिए स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा, जो अवच्छेदकता में आगे देखना होगा। स्पेसिफिकेशन, हाउ टू स्पेसिफाई, स्पेसिफिकेशन करना होगा कि कौन सा गाय, तो वो आगे की बात है। क्लास कॉन्सेप्ट भी अब ये सारे दुनिया भर के सारे गायों में कोई कॉमन प्रॉपर्टी, वो कॉमन प्रॉपर्टी वो ये गाय रहे ही तभी, वो गाय नहीं भी रहेगी तब भी वो गाय का जो शेप है, वो आकृति है, वो नित्य है। तो आकृति को ही मानना होगा। रूप, उसका रूप ही दिमाग में आता है। रूप ही उसको, यदि कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका मीनिंग में उसका रूप आता है। रूप ही उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, उसमें से अमूर्तीकरण, उसमें से जो निकाल रहे हैं, जो यूनिवर्सल निकाल रहे हैं, वो यूनिवर्सल शेप है। तो यूनिवर्सल्स के जो तीनों थ्योरीज हम लोग पिछले सेमेस्टर में देखे थे, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ते समय, रियलिस्टिक, कंसेप्चुअलिस्ट और नॉमिनल